आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 क्लास की केमिस्ट्री में आज हम लोग जो पी ब्लॉक की श्रृंखला शुरू किए हैं, तो पी ब्लॉक में आज हम लोग हाइड्रोजन फैमिली चलेंगे। हाइड्रोजन फैमिली चलेंगे आज हम लोग। इसमें हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये सारी चीजें खत्म कर लिए हैं। तो आज हम लोगों की जो चर्चा होगी वो हाइड्रोजन फैमिली पर होगी। तो आइए चर्चा करते हैं हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। हाइड्रो का मतलब ये हाइड्रोजन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना। हाइड्रो का मतलब सी होता है, यानी समुद्र होता है, समुद्र होता है। जंस का मतलब उत्पन्न होना, जंस माने उत्पन्न होना, ये हो गया। इसका क्या अभिप्राय है कि समुद्र के जो भी एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो समुद्र के किनारे अथवा समुद्र में उत्पन्न होते हैं या समुद्र में पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्वों को हाइड्रोजन्स कहा जाता है। हाइड्रोजन्स के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं और एस्टेटीन भी आता है। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इनको लवण निर्माण करने वाले तत्व भी कहा जाता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्षार धातुओं के साथ मिलकर के या किसी भी मेटल के साथ मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। तो आइए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इनके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। तो हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में जैसे ये फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका 53 होता है, इसका 85 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका 2 7 हो गया, इसका 2 8 7 हो गया, इसका 2 8 18 7 हो गया, 18 26 28 35 हो गया, 2 8 18 18 7 हो गया, 18 36 46 7 53 हो गया, और ये हो गया 2 8 18 32 से 60 हो गया और 18 7 हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम देख रहे हैं कि सभी हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आता है। और हम जानते हैं कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने से इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसलिए सभी तत्वों को एक साथ सेवंथ ये ग्रुप में रखना न्याय संगत है। अब इसके बाद हम इसके जो प्रमुख गुण है, जैसे इसका ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है इस वर्ग का -1 से लेकर के +7 तक होता है। जैसे फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है और क्लोरीन का या ब्रोमीन का, आयोडीन का +7 तक हो जाता है, और भी होता है +2 +3 4 7 तक हो जाता है। संयोजकता की अगर बात करें तो इस वर्ग की कम से कम संयोजकता 1 होती है और अधिकतम संयोजकता 7 तक हो सकती है, 7 तक हो सकती है। अगर हम इसके परमाणु आकार की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है, ये हो गया। इसी हिसाब से हमारी परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या भी वही कंडीशन है। ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ती जाती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, ये भी बढ़ती जाती है। जो हमारा आयनन विभव है, आयनन विभव ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं घटता जाता है। जो इसकी ये विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता है, ये भी ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, जो अब इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हो गई है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हो गई है। इसकी बात करें तो ये भी ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता में थोड़ा सा अपवाद है। जैसे नियम ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आती है। जो घटने का क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम है, वो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर इस प्रकार से जो है घटती हुई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर किसी की होती है तो क्लोरीन की होती है। इसमें एक्सेप्शंस है, अपवाद है, इस चीज को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोगों ने इसके गुणों की चर्चा की। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है
कि इतने सारे, देखिए जितने हाइड्रोजन्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और इस बात को हम जानते हैं, ये सिद्धांत है कि अगर किसी भी तत्व का बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो जाएगा तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म निश्चित रूप से समान होंगे। समान दिखाई भी दे रहे हैं, समान होते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ गुणों में फ्लोरीन अपने ही परिवार के तत्वों से, अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। किस कारण से करता है, और जिन गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है उस गुण को हम एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं, अब सामान्य गुण कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का अब सामान्य गुण पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। किन किन गुणों में अपने ही वर्ग से यह जो है भिन्नता प्रदर्शित करता है, उसी को एनोमेलस बिहेवियर करते हैं। एनोमेलस बिहेवियर जो है, तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की चर्चा करने जा रहे हैं। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। फ्लोरीन का अब सामान्य व्यवहार, इसमें नंबर 1 हमारा हो जाएगा। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन बांड बनाता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बांड बनाता है, और इस फैमिली के अन्य सदस्य हाइड्रोजन बांड नहीं बनाते हैं। ये हो गया। फिर दूसरा है, यहां अन्य तत्व हो जाएंगे, अन्य तत्व हाइड्रोजन बांड नहीं बनाते हैं। फ्लोरीन की किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और यहां -1 से लेकर के -1 से शुरुआत होकर के +7 तक चला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। और तीसरे नंबर पर है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अलग विशेष प्रकार का गुण होता है, जैसे द्रव होता है, और इसके और जो हैलाइड है जैसे HCl है, HBr है, इन सभी से HF जो है हमारा वो डिफरेंट होता है, ये एक विशेष गुण है। अच्छा, इसके बाद हम देखें अगर तो क्रियाशीलता, फ्लोरीन जो है अपने ही फैमिली से फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील एलिमेंट है अपने ही परिवार के में देखा जाए तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ऑक्सीकरण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हाइड्रोजन बांड की चर्चा हम लोग कर चुके, HF के व्यवहार की। अब एक पॉली हैलाइड की बात करते हैं। जो हमारा फ्लोरीन है वो पॉली हैलाइड नहीं बनाता है, पॉली हैलाइड का निर्माण नहीं करता है, पॉली हैलाइड आयनों का निर्माण नहीं करता है, जबकि अन्य जो हाइड्रोजन्स हैं जैसे ये Cl3- बनाते हैं, I3- बनाते हैं, इसमें जो है आपका हो जाएगा I3- हो जाएगा, I3- बनाते हैं, Br3- यानी पॉली हैलाइड आयन बनाते हैं, और ये पॉली हैलाइड आयन नहीं बनाता है। तो ये सारी चीजें एनोमेलस बिहेवियर के दायरे में आती हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एनोमेलस बिहेवियर का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों जो है फ्लोरीन अपने ही परिवार के तत्वों से क्यों भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण है कि नंबर 1 परमाणु आकार जो है का सबसे छोटा होना, परमाणु आकार का सबसे छोटा होना, इसका परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। और दूसरी बात करें तो इसमें डी उपकोष जो है अनुपस्थित होते हैं, डी उपकोष जो है अनुपस्थित होते हैं, डी उपकोष इसमें नहीं पाए, अनुपस्थित होते हैं, ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण हो गया इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे उच्च होती है, सबसे उच्च होती है। बल्कि हम पूरे आवर्त सारणी की अगर बात करें तो एक फार्मूला है फोन क्लीवर सिंह, ये पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता अगर किसी की है तो फ्लोरीन की है, उसके बाद अगर किसी की है तो ऑक्सीजन की है, उसके बाद अगर किसी की है तो नाइट्रोजन की है। ये और यही 3 तत्व फोन जो है ये हाइड्रोजन बांड का निर्माण भी करते हैं। परमाणु आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण यही तीनों तत्व जो है हाइड्रोजन बांड का निर्माण करते हैं। तो ये रही एनोमेलस बिहेवियर की बात। अब हम हाइड्रोजन्स के कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। तो हाइड्रोजन्स के कंपाउंड में जो है क्लोरीन, फ्लोरीन के तो कोई कंपाउंड है नहीं, अब हम लोग क्लोरीन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, Cl2 के बारे में। ये हमारा क्लोरीन है।
इसका अणुसूत्र जो है Cl2 है। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो इसके खोजकर्ता जो है एक सीले महोदय हैं, सीले ने इसका खोज किया था। और इसका परमाणु क्रमांक तो आप जानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 है। और इसके परमाणु भार की बात की जाए तो इसका परमाणु भार 35.5 है। और इसके अणुभार की अगर बात की जाए तो अणुभार इसका 71 है। ये सारी चीजें हैं। अब क्लोरीन बनाने की कई विधियां हैं, इसमें प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला में दो विधि है, ठंडे में ही बना लेते हैं, गर्म बना लेते हैं। तो आइए यहां हम प्रयोगशाला में नंबर 1 विधि की बात करते हैं। प्रयोगशाला में जो है नंबर 1 की बात करते हैं। तो ये प्रयोगशाला की पहली विधि है। इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड लेते हैं, 4HCl लेते हैं। जब इसे गर्म करेंगे तो MnCl2 हो जाएगा हमारा, MnCl2 हो जाएगा प्लस 2H2O हो जाएगा प्लस Cl2 गैस निकलेगी। ये हमारी विधि है। तो अब इस विधि का अगर हम फिगर बनाएं तो इसके फिगर में हम लोग इसको मिटा देते हैं, जगह कम होने के नाते। रिएक्शन लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, अब इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें गोल पेदी का फ्लाक्स ऐसे लेंगे, एक गोल पेदी का ऐसे फ्लाक्स लेंगे। इस फ्लाक्स में जो है ये थिसिल फनल ऐसे लगा देते हैं। इस फनल की सहायता से इसमें जो है HCl डाला जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड पहले से इसमें रखा होता है। यहाँ नीचे गर्म करने वाला सिस्टम लगा देंगे और यहाँ से एक नली निकालेंगे। ये जो नली हमारी है, ये जो है ये एक विशेष प्रकार का ऐसे फ्लाक्स है। इस फ्लाक्स में ऐसे जो है यहाँ ये नली आ गई। इस नली में 2 मुंह लगे हुए हैं, कार्क में 2 मुंह लगे हुए हैं। यहाँ नली निकलती है, फिर ये नली दूसरे फ्लाक्स में जाकर के इस प्रकार पहुंचती है। यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ भी एक नली यहाँ से निकलती है ऐसे जो है, और ये नली दूसरे जो है गैस जार में जाकर के इस प्रकार रुक जाती है। ये हमारा हो गया। यहाँ Cl2 गैस आएगा, इसमें H2SO4 रखा हुआ है, इसमें H2O रखा हुआ है। ये सिस्टम है हमारा। यहाँ से इसको स्टैंड लगा देते हैं इसकी मजबूती के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अभी रिएक्शन हम लोगों ने इसका लिखा, रिएक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ इसको ये जो है ये जल से भरा हुआ पात्र है, इसको धावन टावर, शुष्कन टावर का काम कर रहा है। और ये हमारा ग्राही फ्लाक्स है, ये हमारा ग्राही फ्लाक्स कह सकते हैं इसको हम, ग्राही फ्लाक्स है हमारा। ये ग्राही फ्लाक्स हो गया। ये गोलपेदी का फ्लाक्स है। इसका रिएक्शन हम लोगों ने लिखा MnO2 प्लस 4HCl गर्म करेंगे तो ये MnCl2 होगा प्लस 2H2O होगा प्लस Cl2 हो जाएगा। ये गैस निकल रहा है। अब अगर हम इसके विधि की चर्चा करें तो इस गोलपेदी के फ्लाक्स में मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण लेकर इसे नीचे धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पश्चात दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनती है। लेकिन क्लोरीन गैस अकेले नहीं बनती है। जब क्लोरीन गैस बनती है तो उसके साथ जलवाष्प भी बनता है और HCl की भी कुछ अशुद्धि रहती है। इन दोनों को दूर करने के लिए यहाँ से जो है यहाँ से इसमें H2O से भरे हुए पात्र में लेकर के आते हैं। तो यहाँ समस्त HCl इसमें घुल जाती है, HCl की अशुद्धि खत्म हो जाती है। फिर यहाँ इस नमी को दूर करने के लिए H2SO4 से भरे हुए फ्लाक्स में लेकर के आते हैं। यह समस्त नमी को अवशोषित कर लेता है। जब नमी अवशोषित हो जाता है तब इसको एक नली के माध्यम से ग्राही फ्लाक्स में गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। तो अगर इसकी विधि कहें तो एक लाइन में हम ऐसा कह सकते हैं, क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला में इसमें गोलपेदी का फ्लाक्स होता है, जिसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl का मिश्रण लेकर इसे नीचे से गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस के साथ अन्य गैसें भी बनती हैं, जैसे HCl की गैस होती है, जलवाष्प होता है। इनकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम जल से भरे हुए फ्लाक्स में पहले इसे लेकर के आते हैं। तो यहाँ HCl घुल जाता है, HCl की अशुद्धि दूर हो जाती है। फिर इसे एक नली के माध्यम से दूसरे फ्लाक्स में ले जाते हैं, जिसमें H2SO4 रखा होता है। H2SO4 समस्त नमी को अवशोषित कर लेता है। फिर इसको एक नली के माध्यम से गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ जो एकत्रित करते हैं वो शुद्ध एवं शुष्क क्लोरीन गैस होती है। ये हमारा हो गया प्रयोगशाला विधि का विधि नंबर 1 हो गया, फिगर नंबर 1 हो गया। अब अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा विश्लेषण कर दें, इसमें थोड़ा सा बहुत मामूली सा हम लोग इसमें विश्लेषण कर दें तो ये हमारी दूसरी विधि हो जाएगी। जैसे ये जो हमारा रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन यहाँ से हटा दिया जाए और ये गर्म करने का जो साधन है इसको हटा दिया जाए। गर्म इसमें ठंडे में ही सारे रिएक्शंस होंगे, यहाँ भी इसको हटा देते हैं और इसमें KMnO4 ले लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और HCl ले ले तो 2 मॉलिक्यूल KMnO4 ले लिया गया और 16 मॉलिक्यूल HCl लिया गया। ठंडे में ही ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा 2KCl प्लस 2MnCl2
और प्लस Cl2 गैस बनेगा प्लस जलवाष्प बनेगा। ये हमारा होगा 2KCl प्लस 2MnCl2 8H2O 5Cl2 8H2O और 5Cl2, ये हमारा बैलेंस करने को जाएगा। यहाँ गैस निकल रही, गैस का सिंबल बना दिया जाए। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा है। हम इसमें ये देख रहे हैं उसमें गर्म करने का सिस्टम लगाया गया, इसमें गर्म करने वाला सिस्टम हटा लिया गया, तो सारी चीजें वही है। विधि भी वैसे है कि हम एक गोल पेदी के फ्लास्क में पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण लेकर इस ठंडे में ही रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। क्योंकि क्लोरीन के साथ HCl और जलवाष्प की शुद्धि होती है, जिसको दूर करने के लिए इसे सर्वप्रथम हम जल से भरे हुए फ्लास्क में लाते हैं, जहां जो है यह समस्त HCl इसमें घुल जाता है। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है नमी को दूर करने के लिए इसे एक नली के माध्यम से हम लोग लेकर के आते हैं। इसमें जो है H2SO4 से भरे हुए फ्लास्क में यहाँ समस्त नमी अवशोषित हो जाती है। फिर शुद्ध एवं शुष्क क्लोरीन गैस को गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोसेस है, दूसरा प्रयोगशाला विधि का दूसरा मेथड है। अब इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण कैसे किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा मेथड है हमारा ये डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण कैसे करते हैं। तो डीकन विधि से चर्चा करते हैं भाई। डीकन विधि से क्लोरीन Cl2 का निर्माण, ये हम चर्चा करते हैं। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, तो इसमें 4HCl प्लस 4HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं 4 मॉलिक्यूल, और O2 लेते हैं, और यहाँ CuCl2 क्यूपरिक क्लोराइड से भीगा हुआ झावा पत्थर लेते हैं, और इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी उपस्थिति में 2Cl2 प्लस 2H2O बन जाता है, क्लोरीन गैस बनती है, साथ में जलवाष्प भी रहता है, ये हमारा बन जाता है। अब इसके बाद अगर हम इसके फिगर की चर्चा करें तो इसमें जो है फिगर ये हमारा है, इसमें जो है 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ऑक्सीकारक कक्ष, इसमें ऐसे नली लगी हुई है। यहाँ इस रास्ते से इसमें HCl और ऑक्सीजन प्रवेश करता है, और ये हमारा जो है संपर्क कक्ष कह सकते हैं या उत्प्रेरक कक्ष कह सकते हैं। इसमें जो है इस प्रकार से CuCl2 से भिगोया हुआ झावा पत्थर ऐसे रखा होता है। CuCl2 से, यह है CuCl2 से भीगा हुआ झावा पत्थर होता है, झावा पत्थर रखा होता है, और यहाँ फिर ये नली के माध्यम से ऐसे जो है हम लोग इसको धावन टावर में ले आते हैं। ये हमारा ऊपर से जो है जल का फव्वारा गिर रहा होता है, यहाँ H2O का फव्वारा गिर रहा होता है, इस प्रकार से ऐसे ये क्वार्टर जिसमें रखा हुआ है रिलीज करके आता है। फिर यहाँ से इसी नली के माध्यम से H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है, और यहाँ जो है हम क्लोरीन गैस प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से क्लोरीन गैस हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम इसके विधि की अगर चर्चा करें कि विधि कैसे हुआ, तो हम फिर से इसको समझ लें। इसमें ये ऑक्सीकारक कक्ष है हमारा, ये हमारा ऑक्सीकारक कक्ष है, ये ऑक्सीकारक कक्ष है। ये हमारा संपर्क कक्ष हो गया, संपर्क कक्ष हो गया। ये हमारा धावन टावर हो गया, धावन टावर, वॉशिंग टावर, और ये हमारा शुष्कन टावर हो गया, शुष्कन टावर, या हम इसे अवशोषण टावर भी कह सकते हैं, अवशोषण टावर। अब इसके विधि की चर्चा करें तो इसमें क्या होता है, डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण में सर्वप्रथम हम HCl और ऑक्सीजन का मिश्रण लेते हैं, जिसे एक ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसका ताप 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हम इसे संपर्क कक्ष में भेजते हैं। संपर्क कक्ष में जो है CuCl2 से भीगा हुआ झावा पत्थर रखा होता है, CuCl2 से भीगा हुआ झावा पत्थर रखा होता है, जिसका ताप जो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में HCl और ऑक्सीजन तेजी के साथ आपस में क्रिया करते हैं, अब क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। और हम जानते हैं जब भी क्लोरीन गैस बनती है इन विधियों से, तो उसमें जलवाष्प और HCl की अशुद्धि जरूर होती है, जिसको दूर करने के लिए एक नली के माध्यम से धावन टावर में लाते हैं, जहां ऊपर से H2O का फव्वारा गिर रहा होता है। तो H2O के फव्वारे में HCl भीग करके इसी में रह जाता है, घुल जाता है, और फिर हम जलवाष्प की अशुद्धि को दूर करने के लिए H2SO4 से भरे हुए फ्लास्क में ले जाते हैं, जिसको हम शुष्कन टावर या अवशोषण टावर कहते हैं। इसमें ऊपर से H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है, जो समस्त नमी को अवशोषित कर लेता है, एवं शुद्ध एवं शुष्क क्लोरीन गैस को हम नली के माध्यम से गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये हमारा डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा।
तो अब ये हमारा खत्म हो गया डीकेनबी से। अब हम लोग इसके बाद जो चर्चा करेंगे वो नेल्सन सेल से क्लोरीन बनाएंगे, वो सबसे आधुनिक विधि है। और इन तीनों विधियों में जो प्रयोगशाला की विधि थी, दोनों विधियां, डीकेन विधि थी, इन तीनों में जो डीकेन विधि थी, इन सबको मिला करके देखा जाए तो नेल्सन सेल सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आधुनिक विधि है, इसी का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं नेल्सन सेल से हमारा Cl2 का निर्माण, ये हम पढ़ने जा रहे हैं नेल्सन सेल से Cl2 का निर्माण। तो इसमें हम एक विशेष प्रकार का सेल लेंगे और इस सेल में जो है इस्पात या स्टील का बना हुआ युवाकार का छिद्रयुक्त एक युवाकार की नली होती है जो माइनस कैथोड का काम करती है। इसमें ग्रेफाइट की एक छड़ लगी होती है, इस प्रकार से ऐसे ये ग्रेफाइट की छड़ है और ये एनोड का काम करती है। ये एनोड और कैथोड को पृथक रखने के लिए एस्बेस्टास का एक डायाफ्राम लगा होता है। ये है एस्बेस्टास का डायाफ्राम है, ये दोनों सट करके साटना हो जाए, दोनों को सेपरेट करने के लिए लगा होता है। और इस्पात का बना हुआ इस्पात का कैथोड है, ये कैथोड का काम कर रहा है। और इसमें एक नली लगी हुई है, इस नली के माध्यम से इसमें ब्राइन प्रवाहित किया जाता है। इसमें यहाँ जो है जलवाष्प भाप प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से NaOH रिसीव करते हैं हम लोग, NaOH में प्राप्त होता है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और यहाँ से क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है, Cl2 गैस प्राप्त होती है। इसका फिगर है। अगर रिएक्शन की बात करें तो ये NaCl है। NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाता है। Cl नेगेटिव में जो है ये Cl हो गया हमारा और Cl प्लस Cl यानी Cl2 हो गया। ये हमें ये नोड पर प्राप्त होता है, ये नोड पर प्राप्त होता है। अगर इसी में एक रिएक्शन देखा जाए Na वाला तो ये हमारा Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया Na हो गया और इस 2Na में हम लोग 2s2O भाप, तो ये हो जाएगा हमारा 2NaOH और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ये इस नाते इतना इंपॉर्टेंट है, इसी विधि से हमें NaOH भी प्राप्त हो जाता है, NaOH भी प्राप्त हो जाता है और क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो जाती है। ये है जिसके विधि की चर्चा करते हैं। नेल्सन सेल द्वारा क्लोरीन के निर्माण में एक विशेष प्रकार का सेल होता है। इस सेल के अंदर इस्पात या स्टील की बनी हुई छिद्रयुक्त युवाकार की एक नली होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसमें ग्रेफाइट का छड़ लगा होता है। ये जो छड़ है ग्रेफाइट का है, यहाँ लिख दिया जाए, ये ग्रेफाइट की एक छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है जो ये नोड का काम कर रही है, ये नोड का काम कर रही है। ग्रेफाइट की एक छड़ लगी है जो ये नोड का कार्य कर रही है। फिर से बोल देते हैं, नेल्सन सेल से क्लोरीन के निर्माण में एक विशेष प्रकार का सेल होता है और इसमें ये स्टील या इस्पात का बना हुआ छिद्रयुक्त युवाकार की नली होती है जो कैथोड का काम करती है। इसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी है जो एनोड का काम करती है। एनोड और कैथोड को पृथक रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए इसमें जो है एक एस्बेस्टास का डायाफ्राम लगा होता है। फिर इसमें नली लगी हुई होती है, नली की सहायता से हम ब्राइन इसमें डालते हैं। प्रश्न ये उठा, ब्राइन किसे कहते हैं? तो NaCl के सांद्र विलयन को हम ब्राइन कहते हैं, NaCl के गाढ़े विलयन को हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन प्रवाहित करने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने में ब्राइन दो भागों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जाकर के एनोड पर चिपक जाता है। यहाँ से हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ रिएक्शन में चीज दिखाई गई है ये नोट पर। और अगर हमें NaOH प्राप्त करना हो इसी विधि से तो हम क्या करेंगे, सोडियम जाकर के कैथोड पर यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ जाकर के यहाँ सोडियम आयन चिपक जाएगा। फिर नीचे से भाप प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार भाप जो है सोडियम से क्रिया करके NaOH बनाता है। बने हुए NaOH को हम यहाँ नीचे से ग्राइफ्लाक्स से प्राप्त कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यह नेल्सन सेल से क्लोरीन का निर्माण हुआ। तो हम कई विधियों, प्रयोगशाला विधि, डीकेन विधि और नेल्सन सेल, इन सभी का हम निर्माण कर चुके हैं इन सभी के द्वारा। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग की। तो आइए चर्चा करते हैं क्लोरीन के भौतिक गुण की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो ये हो जाएगा हमारा भौतिक गुण। भौतिक गुण की चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, भौतिक गुण की चर्चा करेंगे। तो इसके भौतिक गुण में जो है
यह हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यह विषैली तथा वायु से 2.5 गुना भारी होती है। Cl2 जल में विलीय है और जो है इसके जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं। इसे आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लोरीन को बर्फ द्वारा ठंडा किए जाने पर जल में प्रवाहित करने पर पीले रंग के क्लोरीन हाइड्रेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। ये सब इसके जो है भौतिक गुण हैं। अब हम इसके रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। रासायनिक गुण में सबसे पहले इसके धातुओं के साथ हम क्रिया दिखाएंगे। तो आइए इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं, रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग धातुओं के साथ अब क्रिया दिखाएंगे। धातुओं के साथ अब क्रिया करा के साल्ट बनाएंगे। कोई भी मेटल ले लिया जाए, जैसे ये हमारा हो गया 2Na + Cl2, Mg + Cl2 और Fe + Cl2, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। या और मेटल ले लिया जाए, Zn ले लिया जाए, Zn + Cl2, 2Ag + Cl2, तो ये देखिए इसमें 2NaCl बन गया, ये हमारा MgCl2 बन गया, ये हमारा FeCl2 फेरस क्लोराइड बन गया, FeCl3 बनता है, ये हमारा जिंक क्लोराइड बन गया, ये हमारा AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। इस तरीके से ये धातुओं के साथ अब क्रिया करता है और अब क्रिया करके साल्ट बनाता है। अब इसके बाद जो है हम इसके विरंजन गुण की चर्चा करेंगे, कैसे यह जो है विरंजन कार्य करता है, विरंजन क्रिया की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्लोरीन कैसे विरंजन कर देता है। नम जो नम क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण एक ही शक्तिशाली विरंजक भी है। यह जल की उपस्थिति में क्लोरीन रंग फूल, हरी पत्ती अन्य वनस्पत पदार्थों का रंग उड़ा देती है। इस प्रकार से होता है। ये हमारा Cl2 है, ये हमारा वाटर है। जब तक नमी नहीं रहेगी तब तक ये अपना विरंजन क्रिया नहीं दिखा सकेगा। तो ये 2HCl बन जाता है और नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाता है। यही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन पदार्थ से अब क्रिया करता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो NaOH के साथ इसकी अब क्रिया दिखाएंगे। NaOH के साथ दो ठंडे और तनी NaOH के साथ, गर्म और सांद्री NaOH के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अब क्रिया मानी जाती है। तो हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं NaOH के साथ अब क्रिया। ब्रेकर में लिख लें, ठंडे एवं तनु NaOH, ठंडे एवं तनु NaOH, ये रहेगा। तो क्या बनेगा, तो ठंडे और ये तनु NaOH के साथ हम क्रिया कराते हैं। Cl2 + 2NaOH, जब ये ठंडा एवं तनु रहेगा तो ये हमारा NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस NaClO बनेगा। NaClO का एक विशेष नाम है जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं और H2O बनेगा। इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है। अगर गर्म और सांद्र NaOH विलयन के साथ इसकी अब क्रिया कराएं तो इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे गर्म एवं सांद्र, गर्म एवं सांद्र NaOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तब क्या बनता है। तब इसको हम देखते हैं कि हमारा हो जाएगा 3Cl2 + 6NaOH हो जाएगा। जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म एवं सांद्र NaOH है, तो ये हमारा बन जाएगा 5NaCl बनेगा, 5NaCl बनेगा प्लस NaClO3 बनेगा, NaClO3 बनेगा प्लस 3H2O बनेगा। NaClO3 का नाम सोडियम क्लोरेट नाम है इसका नाम है सोडियम क्लोरेट, इसको हम सोडियम क्लोरेट कहते हैं। और सोडियम क्लोरेट के बाद जो बनेगा वो 3 मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा, ये हो जाएगा। इसका नाम सोडियम क्लोरेट है, इसका नाम सोडियम हाइपोक्लोराइट है। तो ये दो अलग अलग चीजें बन जाती हैं थोड़े से परिवर्तन पर। ये हमारा हो गया। अब अगर हम क्लोरीन के आधिक्य में नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है इसका अमोनिया के साथ अब क्रिया करा दें तो देखते हैं क्या होता है। क्लोरीन के आधिक्य में तो एक बहुत बड़ा विस्फोटक बनता है। ये देखिए, ये हमारा अमोनिया के साथ अब क्रिया कराएंगे 3 मॉलिक्यूल Cl2 लेकर के, तो NCl3 बन जाएगा प्लस 3
NCl3 बन जाएगा प्लस 3HCl बन गया। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, एक एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, ये एक विस्फोटक बन गया। इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये हमारा बन गया। ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और हम समझते हैं कि इस पूरे कंपाउंड का सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन माना जाता है ये। अब इसके बाद हम लोग जो है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराएंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cl2 के साथ अब क्रिया करता है, COCl2 बनाता है। ये एक बहुत विषैली गैस, इसको सूंघने के बाद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसको फास्जीन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से यह जाना जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से यह जाना जाता है। यह एक बहुत विषैली गैस है, इसको सूंघने के बाद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये हमारा हो गया। अब हम कुछ प्रतिस्थापन अपक्रिया चलेंगे एथेन और मेथेन के साथ, किसी के साथ भी अपक्रिया करा दिया जाए तो हम लोग कुछ इसके प्रतिस्थापन अपक्रिया चलेंगे। जैसे हमारा CH4 है, Cl2 के साथ अपक्रिया, या एथेन का कराया जाए, ये हमारा C2H6 है, Cl2 के साथ अपक्रिया कराए तो C2H5Cl प्लस HCl बन गया। फिर हमारा C2H5Cl यहाँ से रिसीव कर लिए, फिर Cl2 सब क्रिया कराए, C2H4Cl2 प्लस फिर HCl बन गया। फिर यहाँ से C2H4Cl2 उठा लिया, फिर Cl2 सब क्रिया कराया, C2H3Cl3 प्लस HCl बन गया। फिर यहाँ से C2H3Cl3 उठाया, यहाँ Cl2 सब क्रिया कराया तो C2H2Cl4 बन गया प्लस HCl। फिर यहाँ से इसको लिया गया C2H2Cl4 प्लस Cl2 से क्रिया कराए तो C2HCl5 हो गया प्लस HCl। फिर इसको यहाँ से उठाया गया C2H और C2HCl5, फिर Cl2 से अब क्रिया कराया गया तो C2Cl6 प्लस HCl बन गया। हेक्साक्लोरोएथेन या कृत्रिम कपूर बन गया। इसको हम कृत्रिम कपूर कहते हैं। इसका रासायनिक नाम हेक्साक्लोरोएथेन है। तो जिस प्रकार जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो गया तब तक ये हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते रहे, तो ये इसका महत्वपूर्ण अपक्रिया माना जाता है। तो हम आशा करते हैं कि इसके जितने महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे वो लगभग हम लोग पढ़ लिए हैं। अब लास्ट में इसके उपयोग को पढ़ करके इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। तो आइए इसके उपयोग की चर्चा करते हैं, इसके यूज की चर्चा करते हैं। तो इसके उपयोग में जो है यह ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जलीय विलयन प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। विरंजक चूर्ण बनाने में काम आता है, विरंजक के रूप में कार्य करती है। रबड़ और रेजिन के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ NCl3 फास्जीन आज बनाने में काम आता है। सोने के धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। तेलों को साफ करने में काम आती है। और धातुओं के क्लोराइड जैसे PCl3, PCl5, AlCl3 आज बनाने में काम आता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन हमारे लिए एक बहुत उपयोगी रासायनिक पदार्थ है। आशा करता हूं कि आज का जो क्लोरीन हम लोग पढ़े वो हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर अगली टॉपिक हम लेकर के अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।